साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और यह जो टेस्ट सीरीज हम लोग देखेंगे यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो यह जो प्रश्न पत्र है ये आपके जीएस का जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उससे संबंधित है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का प्रमुख परिवार नहीं है। तो चार विकल्प दिए गए हैं। इसमें से भारत यूरोपियाई, द्रविड़ और चीन तिब्बती ये जो है भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का प्रमुख परिवार है, परंतु इसमें अल्ताई जो है ये शामिल नहीं है। देखिए, भारत में चार प्रमुख भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें आपका इंडो यूरोपियन या भारत यूरोपीय यूरोपीय, दूसरा है द्रविड़ियन, तीसरा है चीन तिब्बती या शिनो तिब्बती और है ऑस्ट्रो एशियाटिक, परंतु इसमें अल्ताई शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत के विशाल मैदानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पे चार कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन से सही हैं। तो देखिए, पहला, इसे भारत का अन्न का भंडार भी कहा जाता है विशाल मैदानों को, सही बात है। इस मैदान की नदियां बारहमासी प्रकृति की हैं, ये भी सही है। इस क्षेत्र में भूजल स्तर अधिक है, ये भी सही है। यह क्षेत्र भारत की कुल आबादी के लगभग 40% का समर्थन करता है, ये भी सही है। चार के चारों कथन सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये महान मैदान जो है उत्तरी मैदान के लिए कहा जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर पीर पंजाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो पीर पंजाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सोना पानी ग्लेशियर या हिमनद जो है ये पीर पंजाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह लाहौल स्पीति क्षेत्र की चंद्रा घाटी में स्थित है। आगे बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है। और इसके बाद नर्मदा की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। फिर आपका कावेरी का 800 किलोमीटर लगभग है और वहीं तापी का जो है ये 724 किलोमीटर है। तो कृष्णा के बाद नर्मदा अर्थात 1324 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्रम क्या रहेगा? कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर कावेरी और फिर लास्ट में तापी। अगला, हिमालय के भागों और उनके निर्माण काल के निम्नलिखित में से कौन से मिलान जो है वो सही दिए गए हैं। यहाँ पे आपके पास चार मिलान दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा सही है। एक सेकंड, आगे देख लेते हैं। तीन मिलान दिए गए हैं, ठीक है। तीन मिलान में से हमें बताना है कौन सा सही है। तो यहां पे देखते हैं। बृहद हिमालय योशीन काल का है। बृहद हिमालय जो है या ग्रेटर हिमालय योशीन काल का है। लघु हिमालय जो है ये मियोशीन काल का है। शिवालिक हिमालय प्लियोशीन काल का। तीनों के तीनों यहाँ पे सुमेलित हैं, ठीक है। तीनों के तीनों सुमेलित हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल मैंग्रोव कवर के अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बड़े से छोटे के क्रम में अवरोहित करना है। तो सबसे अधिक मैंग्रोव कवर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, लगभग 42.45%। दूसरे नंबर पे आपका गुजरात आता है। दूसरे पे गुजरात आता है 23.66%। फिर आता है अंडमान निकोबार 12.39%। फिर आता है आंध्र प्रदेश आता है 9%। तो यहाँ पे यदि क्रम लगाएंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले पश्चिम बंगाल आएगा 1, फिर आपका गुजरात आएगा 3, फिर अंडमान निकोबार 2 और फिर आपका आंध्र प्रदेश 4। तो 1324 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक वन क्षेत्र है? 75% से अधिक वन क्षेत्र है। तो देखिए, भारत के तीन ऐसे राज्य हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्र के का 75% से अधिक क्षेत्र वन क्षेत्र है। तो इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ये तीन राज्य शामिल हैं। तो 1, 2, 3 अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से स्थान भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आते हैं? कौन से क्षेत्र इसके तहत आते हैं? तो देखिए, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्वी भारत और कच्छ का रण जो है ये भूकंपीय जोन 5 के तहत उच्चतम जोखिम वाले क्षेत्रों के तहत आते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वास्को डिगामा भारत में निम्नलिखित में से किस समुद्र तट पर उतरा था? तो ये
कप्पड़, कप्पड़ बीच या कप्पड़ तट पर उतरा था। ये बीच जो है ये केरल राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे दाहिने किनारे की सहायक नदी है? दाहिने किनारे की सहायक नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र ऐसे आ रहा है तो दाहिने किनारे की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए, जो तिस्ता नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे दाहिने किनारे की जो सहायक नदी है वो तिस्ता नदी है। तो तिस्ता, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति कंचनजंगा से होती है। इसके अतिरिक्त रंगपो, रंगित, सेवक आदि जो है ये तिस्ता नदी की सहायक नदियाँ। तिस्ता की उत्पत्ति कहाँ होती है? कंचनजंगा से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती, क्योंकि इसमें मिट्टी की नमी को बनाए रखने की विशेषता होती है? तो जो काली मिट्टी होती है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण दक्कन के पठार से ज्वालामुखी गतिविधि के समय बड़े क्षेत्रों में फैले लावा के ठोस निक्षेपण से होता है। इसमें आयरन और नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह कपास और मूंगफली के लिए उपयुक्त है। कपास और मूंगफली के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आगे इसमें देखें अगले प्रश्न को। तो कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचाई की बात हो रही है। यह किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में वराही नदी है, उस पर यह स्थित है। ये यहाँ के कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 1493 फीट है, 1493 फीट। आगे बात करते हैं। मालवा के पठार में चंबल नदी द्वारा काटी गई गहरी खड्डों और नालियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बैडलैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बैडलैंड के नाम से जाना जाता है। ये कृषि क्षेत्र के उपयोग के लिए अनुपयुक्त होती हैं। भारत के कितने प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? कितने प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो कुल 10 हैं, ठीक है। कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? कुल 10 हैं। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, हिमालय, रेगिस्तान, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, गंगा का मैदान, उत्तर पूर्व क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, द्वीप समूह और अर्ध अर्ध शुष्क क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा स्टेशनों और उनसे संबंधित राज्यों के निम्नलिखित में से कौन से मिलान जो है वो सही दिए गए हैं? यहाँ पे आपके पास कुल 4 मिलान हैं, तो बताना इनमें से कौन से सही हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। नरोरा परमाणु बिजली घर उत्तर प्रदेश में। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये केरल में नहीं, तमिलनाडु में है, तो गलत है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा बिजली घर ये कहाँ पर है? काकरापारा जो है आपका गुजरात में है, ना कि असम में। तो पहला और दूसरा ही सुमेलित है, तो ए ऑप्शन 1 एंड 2 सही हो जाएगा। अगला है। बांग्लादेश में गंगा नदी की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है पद्मा नाम से, किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना नाम से, गंगा को पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र अर्थात पद्मा और जमुना गोआलंद के निकट आपस में मिलती हैं तथा मेघना के नाम से आगे जानी जाती हैं। आगे बात करते हैं। पंजाब हरियाणा के मैदान के दोआबों और नदियों के बीच उनके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो देखिए, दोआब और नदियां, बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच में है। बारी, तो इससे आप बा से व्यास हो गया, रा से रावी हो गया, ठीक है। विष्ट दोआब, तो देखिए वी व्यास और श जो है वो सतलुज के लिए है, तो विष्ट दोआब व्यास और सतलुज। रेचना दोआब, रा से रावी है और चा से चिनाब है, ठीक। छज दोआब, तो ये छज दोआब जो है चिनाब और झेलम के लिए, तो चारों के चारों यहाँ पर सही हैं। तो डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार का ट्राई जंक्शन बनाता है? भारत, चीन और म्यांमार का ट्राई जंक्शन बनाता है, तो यह है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा यह मैकमोहन रेखा पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए, बताना उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है। देखिए, पहला, सभी उत्तर पूर्वी राज्य विदेशों के साथ सीमा साझा करते हैं, सही है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश एकमात्र राज्य जो 3 देशों से सीमा साझा करता है, ये भी सही है। दोनों का सही। कैसे सही है इसको थोड़ा देख लेते हैं।
सी ऑप्शन यहाँ पे। जो पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं, आपके 8 राज्य हैं। देखिए, सिक्किम की सीमा नेपाल भूटान चीन से, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान चीन म्यांमार से, 3 देश हो गए। तो ये लिखा है ना, अरुणाचल प्रदेश एकमात्र राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये किसके साथ है? भूटान, भूटान के साथ है, चीन के साथ और म्यांमार के साथ। ठीक है। इसके अतिरिक्त नागालैंड, नागालैंड जो है वो म्यांमार के साथ में, मणिपुर म्यांमार के साथ, मिजोरम म्यांमार के साथ, त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ और मेघालय बांग्लादेश के साथ, असम बांग्लादेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश तीनों देशों का सीमा साझा करता है, परंतु यहाँ ध्यान रखिएगा, सिक्किम भी जो है वो तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है, मतलब 3 देशों का सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अरुणाचल प्रदेश एकमात्र राज्य है जो 3 देशों का सीमा साझा करता है। तो पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन होगा यहाँ पर। अगला है, डेल्टा मैदान की अपलैंड, अपलैंड या ऊंची और दलदली भूमि को निम्नलिखित में से किस जोड़ी के नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है, इसे चर और बिल के नाम से, चर और बिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। डेल्टा क्षेत्र में अपलैंड या ऊपर की भूमि को चर कहा जाता है, जबकि दलदली क्षेत्र को बिल के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र धान, चाय और जूट की खेती के लिए अच्छा है। आगे बात करते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। जनजाति का नाम और उनका निवास स्थान कहाँ पर है? तो भोटिया जनजाति कहाँ पर आती है? उत्तराखंड, 3 से मिला दीजिए। खासी जनजाति आपकी कहाँ रहती है? मेघालय। टोडो जनजाति कहाँ रहती है? नीलगिरी, तमिलनाडु में। नीलगिरी, टोडा, तो 4 से मिला दीजिए। और गद्दी जनजाति कहाँ रहती है? गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, 2 से मिला दीजिए। तो 3142 था सी ऑप्शन। निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम हमें लगाना है। तो देखिए, सबसे पूर्व में कंचनजंगा, फिर उसके पश्चिम में मकालू, उसके पश्चिम में एवरेस्ट और सबसे पश्चिम में अन्नपूर्णा है। ठीक है। तो कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय पार्क और राज्य के तहत? तो देखिए, भगवान महावीर या मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है, सही है। बेतला राष्ट्रीय पार्क जो है उड़ीसा नहीं, बेतला राष्ट्रीय पार्क जो है झारखंड में है। ठीक, तो बी वाला सही नहीं है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत कब होती है प्रोजेक्ट एलिफेंट की? 1992, 1992 में। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किन राज्यों में अवस्थित है? तो अगस्ता मलाई जो है ये पश्चिमी घाट में है, और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु और केरल। एक सेकंड, हाँ, तमिलनाडु और केरल में इसका विस्तार है। तो पहले पे तमिलनाडु है और तीसरे पे केरल। तो 1 और 3, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य या किस प्रदेश में स्थित है? तो हेमिस जो है लद्दाख के लेह में, लद्दाख के लेह में एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। यह हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एनबीडब्ल्यू, एनबीडब्ल्यू की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसका गठन 2003 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A के तहत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, DRR45 किसकी किस्म है? तो DRR45 जो है ये धान की एक किस्म है। किसकी किस्म है? धान की। ओरंग टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ओरंग टाइगर रिजर्व जो है ये असम के दरांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में अभ्यारण्य के रूप में तथा 1985 में यह एक राष्ट्रीय उद्यान बना। आगे बात करते हैं, राजस्थान के वह जिले कौन से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं? तो राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं या बनाते हैं, जिनका क्रम यदि आप उत्तर से दक्षिण चलेंगे, उत्तर से दक्षिण चलेंगे तो किस प्रकार होगा? तो उत्तर से दक्षिण चलिएगा, श्रीनगर, सॉरी गंगानगर, श्री गंगानगर कहते हैं इसे। तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये नॉर्थ से साउथ क्रम है। श्रीनगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील, अनुपम झील जो है ये बिहार में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है।
आगे चलते हैं। इसके सांभर झील जो है ये राजस्थान में है, सुखना झील चंडीगढ़ में है और कंकरिया झील जो है ये गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण हमें देखना है। तो सबसे उत्तर में श्योक है, उससे दक्षिण में चिनाब है, फिर उससे दक्षिण में रावी, फिर सतलज है। तो श्योक, चिनाब, रावी और सतलज। निम्नलिखित में से पूर्व दिशा में बहने वाली प्रायद्वीपीय, पूर्व दिशा में बहने वाली, इस प्रकार से पूर्व मतलब जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, पूर्व दिशा में बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे उत्तर में जो है आपका सुवर्णरेखा नदी है, जो कि झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहती है। फिर इसके बाद महानदी है, जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी से होता है या छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहती है। फिर आपका था गोदावरी, ये नासिक के पास पश्चिमी घाट से निकलती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। और फिर है आपका कृष्णा, पश्चिमी घाट में सतारा जिले के पास से निकलती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। तो ये क्रम है उत्तर से दक्षिण की तरफ, सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, फिर इसके बाद पिन्नार आती है। पिन्नार कर्नाटक राज्य में से निकलती है और आंध्र प्रदेश समुद्र में मिलती है। फिर आपकी कावेरी है, कर्नाटक के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकल करके तमिलनाडु पुडुचेरी को बहती है। फिर है बेंगई, तमिलनाडु के वरुशुनद्दू पहाड़ी से निकलती है और पूर्व में बहते हुए समुद्र में गिरती है या मिलती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेंगई। आगे बात करते हैं केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य में मंदाकिनी नदी, कौन सी? मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा नदी की एक धारा है, ये यहाँ पर प्रवाहित होती है। भारत की पहली नदी झील लिंक परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है मध्य प्रदेश का हरपुर में। भारत की पहली नदी झील लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ जिले के हरपुरा से प्रारंभ की गई है। आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, रिफ्ट घाटी झीलें, रिफ्ट घाटी झीलें ये जो होते हैं भू संचलन से निर्मित होती हैं, 3 से मिला दीजिए। सर्क झीलें ये हिमाच्छादन से निर्मित होती हैं, 4 से मिलाइए। कास्ट झील ये अपर्दन से निर्मित होती हैं, 1 से मिलाइए। बैरियर झील जो है ये भूस्खलन तथा हिमस्खलन से निर्मित होती हैं, 2 से मिलाइए। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मुल्ला पेरियार बांध के जल को लेकर किन राज्यों के मध्य विवाद रहा है? मुल्ला पेरियार बांध के जल को लेकर किन राज्यों के मध्य जो है वो विवाद रहा है? तो ये विवाद केरल और तमिलनाडु के मध्य में रहा है। मुल्ला पेरियार बांध केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित एक गुरुत्वीय बांध है। इसका निर्माण 1887 में 1887 से 1895 के मध्य हुआ था। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी वर्तमान में तमिलनाडु को जल प्रदान करने का एक समझौता हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? जो बेतवा नदी है तो ये जो है आपका हमीरपुर में मिलती है। ठीक, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। बेतवा का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से होती है। बेतवा के किनारे सांची और बिस्सा के प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल भी हैं और यह बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है बेतवा। आगे बात करते हैं। केन नदी निम्न में से किसकी सहायक है? केन नदी जो किसकी सहायक है? तो ये यमुना नदी की सहायक है। किसकी? यमुना नदी की सहायक नदी है। केन नदी का उद्गम जो है विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश कटनी में वहां से होता है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र से गुजरते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी बांदा, उत्तर प्रदेश बांदा में यमुना से मिलती है। आगे बात करते हैं। चक्रवात आशनी का संबंध किस या किन राज्य या राज्यों से है? तो इसका संबंध जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन सभी से है। ठीक है, आसनी चक्रवात की उत्पत्ति अंडमान सागर के समीप मई 2022 में हुई थी। जैसे यह मजबूत हुआ, इसने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भारी बारिश और तूफान लाया। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे
उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो ये है इंदिरा कॉल। बात सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित इस बिंदु को इंदिरा कॉल के रूप में जाना जाता है। इंदिरा कॉल की ऊंचाई 5,764 मीटर है, जो काराकोरम रेंज में सियाचिन मुजताग में इंदिरा रिज पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, रेड क्लिफ सीमा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, सही है। दूसरा, अपनी समृद्ध वन संपदा के कारण सर क्रीक भारत तथा पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय नहीं। यहाँ पे वन संपदा नहीं है, ठीक है, कच्छ का रण है, ये दलदली भूमि ये। तो पहला सही, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है? किन राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है? तो देखिए, भारत और म्यांमार के मध्य विभाजन अराकान योमा पर्वत श्रृंखला से होती है। यह हिमालय का ही पूर्वी विस्तार है। तो इससे जो सीमा जिसकी लगती है वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, तो हिमालय की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का की ओर सही क्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण चलना है, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर वाह्य हिमालय सबसे लास्ट में, सबसे दक्षिण में आता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, हिमनद का नाम और किस क्षेत्र में ये पाई जाती हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, इसको सुमेलित करते हैं। तो पहला आप लीजिए बोल्टारो। बोल्टारो जो है ये काराकोरम श्रृंखला संबंधित है। गंगोत्री पीर पंजाल श्रृंखला से। गांगरी मध्य नेपाल से, सॉरी, गांगरी जो है गढ़वाल प्रदेश से। लिंडाडा लिडांडा ये जो है मध्य मध्य नेपाल प्रदेश से। तो तीन, इस प्रकार से 1 2 4 3 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से दो सूचियां दी गई हैं। एक तरफ पर्वत चोटी है और ये किस पर्वत श्रृंखला के पार्ट हैं, ये हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, गुरशिखर जो है, गुरशिखर अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो दो से मिलाइए, दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है ये अन्नामलाई का, नहीं नहीं, दोदा बेटा जो है नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी है, नीलगिरी का। तीन से, अन्नामुदी ये अन्नामलाई का है, वन से मिलाइए। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा का, तो चार से मिला दीजिए। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 था डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47। अब यहाँ पे हमें झील और राज्य को सुमेलित करना है। तो देखिए, वेम्बनाथ झील कहाँ पे है? केरल। तो टू से मिलाइए। वेम्बनाथ झील केरल के वेलिंगटन द्वीप में है, जहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता होती है, एक लैगून झील है। वहीं पुलकट झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है, तो आंध्र प्रदेश मानिए पुलकट झील, तो वन से। चिल्का झील ये उड़ीसा, चार से। सांभर लवड़ी झील जो है ये राजस्थान से, तीन से। तो 2 1 2 1 4 3, यहाँ विकल्प देख लेते हैं। 2 1 4 3 अर्थात बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पश्चिमी घाट के दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाना है। उत्तर से दक्षिण की ओर इन्हें हमें क्रम में लगाना है। तो देखिए, थाल घाट सबसे उत्तर में है, फिर उसके उसके दक्षिण में भोर घाट है, फिर पाल घाट। तो थाल भोर पाल, इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन। आगे फिर दो सूचियां दी गई हैं, नदी और उसके लक्षण क्या हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, नर्मदा नदी ये भ्रंश घाटी में बहता है, दो से। कावेरी नदी जो है ये तमिलनाडु में डेल्टा का निर्माण करता है, कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में बहते हुए अपना डेल्टा बनाती है, तो ये वन से मिलाइए। दामोदर दामोदर नदी जो है का उद्गम क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से निकलती है, इसे पश्चिम बंगाल का श्राप भी कहते हैं। तो छोटा नागपुर, चार से मिलाइए। पेनगंगा पेनगंगा की बात करें तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। पेनगंगा क्या है? गोदावरी की सहायक नदी है, अर्थात तीन।
तो 2143 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखें, 50 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी दो सूचियां दी गई हैं, स्थानीय तूफान और क्षेत्र को हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा यह चेरी व आम हेतु लाभकारी वर्षा जो केरल व तमिलनाडु में ये वर्षा होती है। तो इसको आम्र वर्षा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु यहाँ पे होती है, तो इसको 1 से मिला दीजिए। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में धान की फसल के लिए लाभकारी या बसंत ऋतु में होती है। काल वैशाखी ये पश्चिम बंगाल व असम में होती है, पश्चिम बंगाल व असम, तो असम से मिला दीजिए इसको। और लू ये आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत, ये उत्तर भारत में अधिकतर होती है, तो इसको 4 से मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। फिर से दो सूचियां हैं, वनस्पति और पेड़, इन्हें हमें सुमेलित करना है, पेड़ और वनस्पति को। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय कांटेदार पेड़ कौन सा है? तो ये है आपका बबूल, 2 से मिलाइए। आर्द्र पतझड़, आर्द्र पतझड़ जो है टीक, 3 से मिला दीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये एबोनी का है। अल्पाइन सिल्वर फर, 4। तो 2314 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुसूचित जनजाति और राज्य, मुंडा जनजाति झारखंड की है, भील राजस्थान की है, मारिया छत्तीसगढ़ की, टोडा आंध्र प्रदेश की नहीं है, ये जनजाति तमिलनाडु की है, ठीक है। तो डी वाला सही सुमेलित नहीं है। आंध्र प्रदेश संबंधित जनजाति में चेचू, बाजरा और लवांडा है। आगे बात करते हैं, फिर से दो सूचियां दी गई हैं, स्थानांतरित कृषि और राज्य, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, झूम कृषि कहाँ पर होती है? झूम कृषि असम पश्चिम बंगाल मतलब 1 से। पेरू जो स्थानांतरित कृषि है आंध्र प्रदेश की है, तो 3 से मिला दीजिए। पेनाम पूनम ये केरल का है, 2 से। बेवार मध्य प्रदेश का, 4 से। तो 1324 बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में भी सूची सुमेलित करना है, कृषि ऋतु और बोने के समय को लेकर के। तो देखिए, खरीफ जो है आपका कब से कब बोया जाता है? बोने का समय इसका मई से जून है, 1। रबी का क्या है? अक्टूबर से दिसंबर, 2। जायद रबी का अप्रैल से मई, 4। जायद खरीफ क्या है? दिसंबर से जनवरी, 3। तो 1243 अर्थात ए ऑप्शन अगला है। दो सूचियां फिर से हैं, फसल और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, 2 से मिलाइए। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, 1 से मिला दीजिए। चाय का असम है और रबड़ का केरल है, तो 3। 2143 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में तमिलनाडु प्रायः शुष्क रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में तमिलनाडु प्रायः शुष्क रहता है, क्यों? 2 कारण दिए गए हैं। पहला यह पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, सही है, ये कथन सही है। दूसरा, पूर्वी घाट तथा तमिलनाडु का तट दक्षिण पश्चिमी मानसून की दिशा के लगभग समानांतर है, तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने में निम्नलिखित हिमालयी दर्रों का सही क्रम क्या है? यदि उत्तर से दक्षिण की तरफ आप जाएंगे तो ये जो क्रम है, लानकला, फिर दक्षिण में चांगला, फिर और दक्षिण में इमिसला और सबसे दक्षिण में सिपकिला है। तो नॉर्थ टू साउथ यदि आप चलेंगे तो लानकला, चांगला, इमिसला और सिपकिला, ये क्रम आएगा। आगे बढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? रुद्रप्रयाग की बात की जा रही है, तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती? ताप्ती नदी जो है ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो महानदी जो है ये एस्चुरी का निर्माण नहीं करती, जबकि नर्मदा, मांडवी, सोन ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। ये महान जल विभाजक है सिंधु और गंगा नदी के बीच की अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला सिंधु नदी और तंत्र और गंगा नदी तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। यह पर्वत श्रृंखला राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैली है और यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। आगे फिर से दो सूचियां दी गई हैं, घाटी और उनकी अवस्थिति। तो देखिए, मूर्खा घाटी, मूर्खा घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में। युमथांग घाटी जो है ये सिक्किम, फूलों की घाटी अभ्यारण्य भी कहते हैं इसे, युमथांग घाटी सिक्किम में, इसे फूलों की घाटी भी कहते हैं। 4 से मिलाइए। जुकू घाटी नागालैंड, नागालैंड और मणिपुर राज्यों की सीमाओं पर स्थित एक घाटी है। तो जुकू घाटी नागालैंड है, तो जुकू घाटी नागालैंड। अराकू घाटी, अराकू घाटी जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के एक पर्वतीय स्थान है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश। 3 से मिलाइए। तो 1423, 1423 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा तटीय लवणीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा तटीय लवणीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो गुजरात में। ठीक है, सबसे ज़्यादा तटीय लवणीय मृदा 72% से अधिक गुजरात और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इनमें भी गुजरात में सबसे अधिक तटीय लवणीय मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा या से सही है। पहला, जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है एवं यह लेह एवं श्रीनगर को जोड़ने का कार्य करता है। सही है। तो जोजिला जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है और जोजिला दर्रा हिमालय का प्रमुख दर्रा, यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है एवं लेह तथा श्रीनगर को जोड़ता है। पहला सही है। दूसरा, काराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो भारत तथा चीन को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये भी कथन सही है। तो दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला, मैंग्रोव वे वृक्ष जो उच्च लवणता, ऊंचे ज्वार, तेज हवाओं, अधिकतम तापमान और दलदलीय लवणीय भूमि जैसी असहनीय स्थिति में भी रह सकते हैं। सही है। दूसरा, सदाबहार 16 वन केरल, तमिलनाडु तथा नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें 16 वन को जो है या दक्षिण भारत में मोंटाना वन प्रणाली के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो बेतवा, चंबल, केन ये है, परंतु रामगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और इसका उद्गम, रामगंगा का उद्गम जो उत्तराखंड में चमोली जिले से होता है, इसकी लंबाई 188 किलोमीटर है, 188। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला में काकरीबाड़ी पहाड़ी से होता है। आगे बढ़ते हैं। और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उज्जैन जो है, उज्जैन इसी नदी के किनारे स्थित है। हिमालय के अपवाह तंत्र में कौन सा नदी तंत्र शामिल नहीं है? हिमालय के अपवाह तंत्र में इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु शामिल, परंतु महानदी शामिल नहीं है। महानदी का उद्गम धमतरी जिले से हुआ जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। यह एक प्रायद्वीपीय नदी है, उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? तो जो झेलम नदी है, झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी से होता है। यह सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में से प्रमुख है। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? कावेरी नदी जो है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर गुजरती है। ठीक है, इसका उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। यह 760 किलोमीटर लंबी है। यह एक सदा नीरा जो है नदी है और बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है। हिमालय की निम्नलिखित किस नदी द्वारा जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है? किसके द्वारा होता है? तो जो घाघरा नदी है इसके द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? तो देखिए, सतलज जो है, सतलज ये एक पूर्ववर्ती नदी है। सतलज एक पूर्ववर्ती नदी अर्थात किसी स्थल खंड के उत्थान के पूर्व से प्रवाहित होने वाली नदी जो उस स्थल खंड के उत्थान होने पर भी अपनी घाटी को गहरी करती जाती है और अपने पूर्व मार्ग से ही बहती है। तो पूर्ववर्ती कहलाती है, जो अपने मार्ग को बदलती नहीं है, जिससे पहले चल रही थी उसी रास्ते चलती, भले ही बीच में अवरोध क्यों ना आया हो।
अगला है भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम जो है ये देवप्रयाग में होता है। कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में नई टिहरी शहर के पास एक कस्बा है। आगे चलते हैं। और यहीं के बाद जो है भागीरथी और अलकनंदा जो है गंगा की नदी के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल भारत के मध्य सीमा बनाती है? तो जो काली नदी है, काली नदी जिसे काली गंगा या शारदा के नाम से जानते हैं, यह नेपाल और भारत के मध्य में सीमा का निर्माण करती है। काली नदी का उद्गम या कह सकते हैं काली गंगा या शारदा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होता है। यह नेपाल की पश्चिमी सीमा के साथ बहते हुए उत्तर प्रदेश से होते हुए गंगा में मिल जाती है। अगला है करेवा हिमनीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? तो ये झेलम घाटी में। करेवा वेदिकाएं झेलम नदी घाटी में कश्मीर पाई जाती हैं। करेवा शब्द का अर्थ है ऊंचा टेबल लैंड। करेवा तलछट रेत, गाद, मिट्टी, सैल, लिग्नाइट, बजरी आदि के जमा होने से बनते हैं। करेवा कृषि और बागवानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पे 75 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।